Hello students, today we are going to start our next topic, that is motion in 1D, 2D and 3D. 1D means one dimension, 2D means two dimension and 3D means three dimension. So we will study one dimension, two dimension and three dimension motions. But before starting these types of motion, 1D, 2D and 3D motion, we have to study some specific terms associated with the motion of an object. So first we will study those terms and then we will come back to 1D, 2D and 3D motion. So first term is origin. When in the junior classes, in the 9th and 10th classes you have studied about coordinate system, you must have studied about origin. आप ओरिजिन के बारे में क्या जानते हैं? ओरिजिन के बारे में आप ये जानते हैं जहाँ पर दो एक्सेस मीट करती हैं, दो एक्सेस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन. फिजिक्स में हम ओरिजिन की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? फिजिक्स में हम ओरिजिन उस पॉइंट को बोलेंगे जहाँ से हम अपना मेजरमेंट जो है स्टार्ट करते हैं. द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट. पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट आवर मेजरमेंट इज कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, एक होता है ओरिजिन जहाँ से भी आप अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट को आप अपना ओरिजिन बोल सकते हैं. फॉर सपोज ये एक स्टूडेंट है जो एक क्लास में बैठा हुआ है, ये इधर बैठा हुआ है क्लास में. फॉर सपोज दिस इज अ क्लास. क्लास में अभी मैं एक स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहा हूँ. ये स्टूडेंट जो है ये इधर बैठा हुआ है और दूसरा स्टूडेंट इधर बैठा हुआ है और यहाँ पर टीचर है. ठीक है, अब इन्होंने अपना मेजरमेंट स्टार्ट किया. अब इनको ये मेजरमेंट करना था कि ये वाली जो वॉल है ये इनसे कितनी दूर है. तो इस स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट करा, इसने बोला कि ये वॉल जो है इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर है. इसने जो मेजरमेंट करा तो इसने बोला ये जो वॉल है ये इससे 5 मीटर्स की डिस्टेंस पर है. टीचर ने जब मेजरमेंट किया तो टीचर ने बोला कि जो वॉल है ये 3 मीटर्स की डिस्टेंस पर है. तो इन्होंने अपना मेजरमेंट कैसे किया? इन्होंने अपना मेजरमेंट इस तरह से किया कि जहाँ पर भी वो बैठे या खड़े थे उन्होंने उस जगह को ओरिजिन मान लिया. यानी उन्होंने उस जगह को क्या मान लिया? उन्होंने उस जगह को 0 मान लिया और 0 से फिर अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करी. तीनों की ही मेजरमेंट अपनी जगह पर सही है, बट तीनों का ओरिजिन अलग अलग है. तीनों का ओरिजिन जो है अलग अलग है. तो यहाँ पर टीचर, फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट को इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये जो मेजरमेंट है ये कहाँ से है. आपको जब आप मेजरमेंट बताएंगे किसी भी कैलकुलेशन में तो आपको ये ज़रूर से बताना पड़ेगा कि आपने ओरिजिन कहाँ पर अज्यूम किया है, या फिर आपको ये इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये मेजरमेंट जो है हमने कहाँ से करी है. जैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, हम इसकी भी स्टडी आगे करेंगे. अब इसके बाद बात आती है डायरेक्शंस. हमारे पास कितने डायरेक्शंस होते हैं? डायरेक्शंस हमारे पास 6 डायरेक्शंस अवेलेबल हैं. अगर यहाँ पर कोई एक पर्सन है और इस पर्सन के लेफ्ट को एक डायरेक्शन है, इस पर्सन के राइट को एक डायरेक्शन है. टोटल कितनी है? 4 डायरेक्शंस. इस पर्सन के सामने एक डायरेक्शन है और एक पर्सन के इधर. जिन डायरेक्शंस को आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बिहाइंड. लेफ्ट, राइट, आगे और पीछे, ये इसके 4 डायरेक्शंस हैं. और 2 डायरेक्शंस और हैं. एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ और दूसरी जो है ज़मीन की तरफ यानी नीचे की तरफ. तो टोटल देयर आर 6 डायरेक्शंस. बट इन फिजिक्स वी वर्क ऑन यूनिफिकेशन. हम क्या करते हैं? सब चीज़ों को एक साथ यूनाइट करके पढ़ना चाहते हैं. तो हमने क्या करा, इन 6 डायरेक्शंस को लर्न करने की जगह हमने 3 डायरेक्शंस बनाई. 3 डायरेक्शंस कौन सी? अब चाहे हम इधर जाएं या हम इधर जाएं, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हम x डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब चाहे आप इधर जाएं या फिर इधर जाएं, यानी आगे जाएं या पीछे जाएं, आप बोलेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप y डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब चाहे आप ऊपर जाएं या नीचे जाएं, आप बोलेंगे कि आप z डायरेक्शन में जा रहे हैं. z डायरेक्शन. अच्छा, अब हमने सबके नाम एक से ही रख दिए तो फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन लेफ्ट जा रहा है और कौन राइट जा रहा है? तो इसके लिए हमने क्या बोला? इसके लिए हमने बोला कि जहाँ पर हम खड़े हैं वो ओरिजिन है. जहाँ पर हम खड़े हैं वो ओरिजिन है. अगर हम लेफ़्ट को जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स -x. ठीक है, अगर हम राइट को जाते हैं वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स +x.
अगर हम आगे जाते हैं वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स प्लस वाई, और अगर हम नीचे पीछे की तरफ जाते हैं तो हम बोलेंगे वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स माइनस वाई। अगर z डायरेक्शन की बात करते हैं, z डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो मैंने इस तरह से आपको इंडिकेट किया, ऊपर जाएंगे तो आप बोलेंगे वी आर गोइंग प्लस z, और अगर नीचे जाएंगे तो यू आर गोइंग माइनस z। तो इस तरह से हम सिर्फ x, y और z से ऑल 6 डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं, सारी की सारी डायरेक्शंस को इंडिकेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस आर गिवन बाय एक्सिस, डायरेक्शंस आर गिवन बाय एक्सिस। ठीक है, अब इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अभी तक हमने जो 2 टर्म्स पढ़ी हैं, ओरिजिन और दूसरी एक्सिस, ओरिजिन और एक्सिस। एक्सिस यहाँ पे प्लूरल होगा तो यहाँ पर मैं इसकी स्पेलिंग बदल देता हूँ, ओरिजिन और एक्सिस। ओरिजिन और एक्सिस दोनों ही होते हैं आर्बिट्ररी। यहाँ पर नोट लिखकर हम इंडिकेट करेंगे इसको, ओरिजिन एंड एक्सिस आर आर्बिट्ररी। अब ये जो टर्म है ये बहुत सारे बच्चों के लिए नया हो सकता है, आर्बिट्ररी। इसका जो लेमन टर्म्स में मतलब है, लेमन इंग्लिश में जो इसका मतलब है वो ये है कि आर्बिट्ररी मतलब अपने अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अस। तो ये जो नोट लिखा है हमने, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ओरिजिन और एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। ओरिजिन और एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, मैंने आपको बताया इस स्टूडेंट ने अपना ओरिजिन यहाँ पर कंसिडर करा, इन्होंने अपना ओरिजिन इधर कंसिडर करा, और दूसरे स्टूडेंट ने अपना ओरिजिन यहाँ कंसिडर करा। तो इसके लिए ओरिजिन ये वाला है 0,0, इसके लिए ओरिजिन ये वाला है 0,0, और इसके लिए जो ओरिजिन है वो ये वाला है 0,0। तो तीनों के ओरिजिन जो है अलग अलग है। तो ओरिजिन आप जहाँ से भी अपना मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे आप वहीं पर अपना ओरिजिन जो है वो कंसिडर कर लेंगे। ओरिजिन आर्बिट्ररी होता है, और साथ ही साथ एक्सिस जो x, y और z एक्सिस होते हैं, x, y एंड z एक्सिस आर ऑल्सो आर्बिट्ररी। x, y and z, these axes are also arbitrary. The only condition is, the only condition is that they must be perpendicular to each other. They must be perpendicular to each other. ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, आप कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमने एक्सिस को इंडिकेट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये 3 फिंगर्स, वन इज थंब, वन इज 4 फिंगर एंड द अदर इज मिडिल फिंगर। ये तीनों एक्सिस, ये तीनों जो है फिंगर्स एक एक एक्सिस को इंडिकेट कर रही है। फॉर सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड बोला है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज भी कर सकते हैं, बट इनके बीच का ये परपेंडिकुलर, इनके बीच का जो 90 डिग्री है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इनके बीच का 90 डिग्री को डिस्टर्ब करे बिना आप x, y और z को अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। जैसे अब आपने क्या करा, आपने इस फिंगर को घुमा दिया, x एक्सिस पहले यहाँ आपने ये वाली अज्यूम कर रखी थी, अब आपने घुमा के बोला कि नहीं मैं तो x एक्सिस को यहाँ मानूंगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ मान सकते हैं, बट y और z कैसे होने चाहिए, इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप x को ऐसे मान लीजिए, अगर आप x को ऐसे मानते हैं तो y और z इनका परपेंडिकुलर यानी इनका 90 डिग्री जो है ये नहीं बिगड़ना चाहिए, ये 90 डिग्री रहना चाहिए। फिर आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ मर्जी x, y और z अज्यूम कर सकते हैं। कंडीशन इज इनके बीच का ये जो भी एक्सिस है ये आपस में परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, फिर आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ कॉपी में। जैसे आप x एक्सिस इसको अज्यूम करते हैं, दिस इज x, ये y आप अज्यूम करते हैं, और ये z आप अज्यूम करते हैं, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग अज्यूम करते हैं। अब अगर आपने x एक्सिस को ऐसे घुमा दिया, आपने x एक्सिस को ऐसे घुमा दिया, तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। अगर x ऐसा है तो z इससे 90 डिग्री बनाता हुआ ऐसे घूम जाएगा,
और y इससे 90 डिग्री बनाता हुआ ऐसे घूम जाएगा। बस शर्त ये है कि इन तीनों के बीच का 90 डिग्री नहीं बिगड़ना चाहिए, तीनों के बीच का 90 डिग्री नहीं बिगड़ना चाहिए। अब आप x, y और z अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी अज्यूम कर सकते हैं, x, y और z अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी अज्यूम जो है वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें पढ़नी है एसोसिएटेड विद 1D, 2D एंड 3D मोशन इज पोजीशन। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोजीशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर रिसाइड कर रहा है, अगर कहीं पर भी सिचुएटेड है, तो उसको अपनी पोजीशन बताने के लिए पहले ओरिजिन अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई आदमी दिल्ली में है, दिल्ली, जयपुर, जैसे मैप में हमने अलग अलग लोकेशन जो है आइडेंटिफाई कर रखी, पर अगर जैसे मान लीजिए कोई जयपुर से 27 किलोमीटर दूर है, या फिर मान लीजिए कोई दिल्ली में और दिल्ली जयपुर से 300 किलोमीटर दूर है। अब अगर उस आदमी को अपनी पोजीशन जयपुर में किसी आदमी को बतानी होगी, जयपुर में किसी आदमी को बतानी होगी, तो वो उसको बोलेगा कि मैं आपसे 300 किलोमीटर्स दूर हूँ, मैं आपसे 300 किलोमीटर्स दूर हूँ। तो ऐसा करके क्या किया, ऐसा करके उसने जयपुर को क्या मान लिया, जयपुर को ओरिजिन बना दिया और दिल्ली में अपनी पोजीशन बता दी, दिल्ली में अपनी पोजीशन बता दी, और बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर्स उसने बता दी। तो पोजीशन बताने के लिए ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोजीशन हमेशा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पोजीशन जो है हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करी जाती है, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करी जाती है। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। पोजीशन को मेजर करने के लिए ओरिजिन कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन जिसको आप बोलते हैं 9th एंड 10th क्लास में, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा वो कार्टेशियन प्लेन, यानी एक ऐसा प्लेन जिसमें x, y और z एक्सिस होती है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। फॉर सपोज दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। ये हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, इसको x माना तो इसको y और इसको z मान सकते हैं, इसको x, इसको z, इसको y मान सकते हैं, और इसको x, इसको y, इसको z आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। मैंने, क्योंकि अभी पोजीशन मेरे को डिसाइड करनी है, तो ओरिजिन और एक्सिस मानना मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, क्योंकि पोजीशन जो है वो मुझे डिसाइड करनी है। जब आप लोग अपनी पोजीशन डिसाइड करेंगे तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्सिस और अपने ओरिजिन मान सकते हैं। फॉर सपोज कोई ऑब्जेक्ट P है, वो यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट जो है P है। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए आपको पहले यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से ओरिजिन से आपको इसकी पोजीशन जो है ये मेजर करनी पड़ेगी, ओरिजिन से आपको इसकी पोजीशन जो है ये मेजर करनी पड़ेगी। अब आपको क्या बताना पड़ेगा, अब आपको P को लोकेट करने के लिए आपको एक तो ये बताना पड़ेगा कि आप यहाँ से कितना दूर है, फॉर सपोज 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, और साथ साथ आपको बतानी भी पड़ेगी कि इसका डायरेक्शन क्या है, आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अदरवाइज 3 मीटर्स ये यहाँ पर भी हो सकता है, 3 मीटर्स यहाँ पर भी हो सकता है, 3 मीटर्स ऊपर भी हो सकता है, 3 मीटर्स नीचे भी हो सकता है। तो P तक अगर आपको पहुँचना है, तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ रही है। तो इसीलिए जो पोजीशन है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, पोजीशन बताने के लिए आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों इंडिकेट करनी पड़ती है। Position is a vector and one should indicate direction and distance. To specify his or her position. किसी को भी अपनी पोजीशन बताने के लिए डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों ही बतानी पड़ेगी, और क्योंकि अब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों का काम आ रहा है, इसीलिए दोनों का रोल आ रहा है, इसीलिए हम पोजीशन को क्या बोलेंगे, पोजीशन को एक वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, पोजीशन को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन प्लेन।
कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन वो होता है जिसमें एक्स वाई या जेड में से कोई भी दो एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। अगर दो होती है तो एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, अगर एक्स और जेड होगी तो वो एक्स जेड प्लेन कहलाएगा, वाई और जेड होगी तो वाई जेड प्लेन कहलाएगा। कार्टेशियन प्लेन, प्लेन का मतलब कोई सी भी दो डायरेक्शंस इसमें पॉसिबल हो सकती हैं। अब जैसे किसी भी पॉइंट का लोकेशन चूज करते हैं, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट कैसे बताएंगे आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, फॉर सपोज मेरे को क्लासरूम में फैन जो पंखा है, पंखे की लोकेशन बतानी अपने पॉइंट से। तो जैसे मैं क्लास में, ये क्लासरूम है और क्लासरूम में मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, इस जगह पर मैं खड़ा हूँ तो मैंने, और जो फैन है वो इधर है, इधर टॉप पे, इस जगह पे ऊपर छत पे लगा हुआ है फैन। तो इधर आने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिन यहाँ कंसिडर करा, ओरिजिन यहाँ कंसिडर करा और फिर मैं एक एक करके इसकी डिस्टेंस बताऊंगा। सीधा डायरेक्टली मुझे यहाँ नहीं जाना, मेरे को अलाउ है सिर्फ एक्सेस की डायरेक्शन में चलना। मुझे क्या अलाउ है? सिर्फ एक्सेस की डायरेक्शन में चलना, या तो एक्स पे चलो या वाई पे चलो या जेड पे चलो। इसके अलावा मैं और कोई रूट यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और मैं सपोज एक्स की डायरेक्शन में 3 मीटर्स चलता हूँ, मैं एक्स की डायरेक्शन में 3 मीटर्स चलता हूँ। उसके बाद मैं वाई की डायरेक्शन में, उसके बाद मैं वाई की डायरेक्शन में 2 मीटर चलता हूँ और फिर मैं जेड की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में मैं जेड डायरेक्शन में ऐसे इंडिकेट कर रहा हूँ जो इन तीनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसको इंडिकेट करने के लिए मैं ये पोजीशन ले लेता हूँ, ये जेड डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन में मैं 4 मीटर्स चलाऊँ। जेड डायरेक्शन में मैं कितना चलाऊँ? जेड डायरेक्शन में 4 मीटर। जेड डायरेक्शन बेसिक प्रैक्टिकली देखी जाए तो कहाँ होगा? प्रैक्टिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, बट यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते। तो हम कितना चले, तो हम पहले तो 3 मीटर्स कहाँ चले? 3 मीटर्स एक्स डायरेक्शन में चले। फिर हम क्या करें, हम 2 मीटर्स वाई डायरेक्शन में चले और फिर हम 4 मीटर्स जेड डायरेक्शन में चले। इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों के डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो आप कहाँ पहुँच गए? आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए। और ये क्या है? ये इसका पोजीशन है। ये क्या है? ये इसका पोजीशन है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये r वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर एंड r इज इक्वल्स टू 3x + 2y + 4z। और अगर इस पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3, 2, 4। तो ये लिखने का एक पर्टिकुलर, एक यूनिक वे है। हमेशा x एक्सिस की वैल्यू पहले आती है, फिर y की वैल्यू आती है और फिर z की वैल्यू आती है। और अगर सपोज y या z में से कोई 0 है तो यू शुड हैव टू इंडिकेट 0 है। आप इसको स्किप करके डायरेक्टली z नहीं लिख सकते। अगर y की वैल्यू 0 है तो आप y को इंडिकेट करके डायरेक्टली z नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है वो किसकी मानी जाएगी? वो जो सेकंड वैल्यू है वो हमेशा y की मानी जाएगी और थर्ड जो है वो हमेशा z की मानी जाएगी। तो एक ये यूनिवर्सल पैटर्न है इसको लिखने का, x, y और z, और हमें इसी को फॉलो करना है, हमें इसी को फॉलो करना है। दिस इज x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज y एंड दिस इज z। तो किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसके x, y और z के कोऑर्डिनेट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसके x, y और z कोऑर्डिनेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। और ये मैंने आपको पोजीशन बता दिया। तो किसी भी जगह पर जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक तो ऐसे जाएं अलोंग द एक्सिस और एक सीधा। दोनों ही कंडीशन में आप सेम पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा? दोनों को इक्वेट कर दिया। एंड दिस r इज कॉल्ड द पोजीशन, this r is called the position of point P. This r is called the position of point P, and 3, 2 and 4, these are the coordinates. These are the coordinates of point P. तो हर जगह का एक फिक्स एड्रेस होता है, हर जगह का एक फिक्स एड्रेस होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हर जगह का एक फिक्स एड्रेस होता है। और आप जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, आप जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स बताएंगे और उसमें थोड़ा सा भी माइन्यूट सा डिफरेंस होगा तो आप दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट्स यानी किसी भी जगह के एड्रेस, हर जगह का जो लोकेशन है वो एकदम पर्टिकुलर होता है। जैसे अब हमारी अर्थ की बात करते हैं। अर्थ पे हमने जैसे जीपीएस आप सब लोग यूज़ करते हैं, तो जीपीएस कैसे काम करता है? जीपीएस में हमने क्या कर रखे हैं? अर्थ पे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बना रखे हैं।
जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, वैसे हमने अर्थ के ऊपर, अर्थ के एक्सिस पर बहुत सारे इमेजिनरी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बना रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दे दिया, इसके अकॉर्डिंग हमने इनको नाम दे दिया। नॉर्थ पोल 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं हम, नॉर्थ पोल को 0 डिग्री, नॉर्थ से साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री मेरिडियन। ये एकदम बीचों बीच है। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो एकदम बीचों बीच है वो कौन सी है, वो है इक्वेटर। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री। अब हमारे पास 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। और जैसे हम आते हैं इस लैटिट्यूड, इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट के लैटिट्यूड बताने के लिए मैं क्या बोलूँगा, दिस इज फॉर सपोज 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट पे है। और क्या है, और नॉर्थ पे कितना है, और ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है, ये नॉर्थ पर कितना है। तो नॉर्थ एक्सिस से हम बोल सकते हैं, सॉरी ये वाली ये काउंट करने पड़ेंगे मेरे को, ये लॉन्गिट्यूड्स काउंट करने पड़ेंगे। फॉर सपोज दिस इज 30 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट में आपको जाना है और फिर 30 डिग्री आपको नॉर्थ में जाना है, तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचोगे। और फॉर सपोज इस लोकेशन का नाम हम रख देते हैं रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। और उसकी एक पर्टिकुलर सिटी भी हमें इंडिकेट कर देते हैं। फॉर सपोज दिस इज दिल्ली, दिल्ली का रेलवे स्टेशन है और दिल्ली के रेलवे स्टेशन का ये एक पर्टिकुलर एड्रेस है। तो इस पर्टिकुलर एड्रेस को जीपीएस में क्या नाम दे देते हैं, इस पर्टिकुलर एड्रेस को जीपीएस में नाम दे देते हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब आप जीपीएस में कहीं से भी आप सर्च करेंगे, कहीं से भी आप सर्च करेंगे तो आप इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो आप इसी पॉइंट पर ही पहुंचेंगे। इसी तरह से हर ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है, हर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है एक यूनिक होती है। कभी भी दो ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपस में ओवरलैप नहीं कर सकती, सबका एक यूनिक एड्रेस है। मतलब आपका जो घर है, फॉर सपोज हम अपने घर की बात करते हैं, तो आपके घर की लोकेशन और आपके पड़ोस वाले घर की लोकेशन, उनके एक्सेस में भी, उनके कोऑर्डिनेट्स में भी बहुत माइन्यूट सा फर्क होगा, बट होगा ज़रूर। इसीलिए इसमें हम देखते हैं जब जीपीएस में आता है तो 14 मीटर्स की वो एक्यूरेसी बताता है। जीपीएस में जब आप सर्च करते हैं इट इज़ एक्यूरेट अबाउट 14 मीटर्स। तो आप मतलब जो लोकेशंस है वो ऑलमोस्ट कैसी आती हैं, ऑलमोस्ट एक्यूरेट आती हैं। आपका घर और आपके पड़ोसी के घर में, आपके नेबर के घर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो भी है वो आइडेंटिफाई करता है और आपके घर पे पहुँचने वाले को आपके घर की करेक्ट लोकेशन या आपकी जो है करेक्ट पोजिशन बताता है। तो दिस इज हाउ अ लोकेशन और अ पोजिशन वर्क्स। Now our next topic is one dimensional motion. Our next topic is one dimensional motion. तो वन डायमेंशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, और स्ट्रेट लाइन मोशन हमें इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, हम इसी टाइप के मोशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन और वन डायमेंशन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन सच अ वे दैट इट इज चेंजिंग ओनली वन कोऑर्डिनेट, और वी कैन राइट व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ओनली इट्स वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एंड ओनली इज वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, देन द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। व्हेन a particle is moving in straight line and only one coordinate is changing, its motion is said to be one dimensional motion। इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। इसका जो मोशन है उसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे।
When a particle is moving in a straight line and only one coordinate is changing, its motion is said to be one dimensional motion. For example, train moving in a straight track. ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, इसको हम वन डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं। और एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। फॉर सपोज ये रेलवे ट्रैक है, जब ट्रेन इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेवल कर रही है, इस रेलवे ट्रैक पर चल रही है, तो ये इस पॉइंट पर देखिए, ये हम x, y और z इसके इंडिकेट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ x ही चेंज हो, कोई भी एक हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। फॉर कन्वीनियंस हमने x अज्यूम किया। अब देखिए जो ट्रेन है यहाँ पर चल रही है, इस पॉइंट पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 0,0,0, फिर जब आगे चली तो y और z अभी भी 0 है और x की वैल्यू बदल गई। यहाँ पर जब आई y और z अभी भी 0 है, x की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर आए ट्रेन, यहाँ पर आई तो y और z अभी भी 0 है और x की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। तो इसका मतलब ट्रेन का सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन या 1D मोशन। अब आप देखिए, फॉर सपोज कोई कार ये रोड पर इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ये रोड पर ऐसे जा रही है। अब हमारे हाथ में क्या फ्रीडम है, हमारे हाथ में ये फ्रीडम है कि हम x, y और z अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हैं। हम x, y और z अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या बोल दिया, हमने इसको y बोल दिया और इसको हमने बोल दिया x और इसको हमने बोल दिया z। इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने z बोल दिया। इस पॉइंट पर जब कार थी तो यहाँ पर कार की पोजीशन से 0,0,0, फिर जब कार थोड़ी आगे आई तो यहाँ पर z और x अभी भी क्या है, 0 है और y की जो पोजीशन है ये बदल गई, y की पोजीशन ये बदल गई। फिर और आगे आई तो अभी भी x और z क्या है, 0 है और y की पोजीशन बदल गई। मैंने बताया था कि एक्सेस जो है x, y और z एक्सेस कैसे होते हैं, आर्बिट्ररी। हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी किसी को भी x, y और z मान सकते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। बस शर्त ये है कि इनके बीच का 90 डिग्री जो है ये नहीं बिगड़ना चाहिए, इनके बीच का 90 डिग्री जो है ये नहीं बिगड़ना चाहिए। तीनों आपस में कैसे होने चाहिए, तीनों आपस में 90 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, ये इसकी शर्त है। और इस तरह से आप देखें, सिर्फ इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, कोई इसको x डायरेक्शन मान के भी कर सकता है, उस केस में क्या होगा, सिर्फ x चेंज होगा, y और z चेंज नहीं होंगे। कोई इसको z मान के भी कर सकता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में सिर्फ x z चेंज होगा, z चेंज होगा और x और y चेंज नहीं होंगे। तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मोशन को हम 1D मोशन बोलते हैं। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसका, और कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने बॉल फेंकी नीचे से ऊपर, हमने बॉल फेंकी और बॉल ऊपर गई और जहाँ पर हम खड़े थे बॉल उसी डायरेक्शन में वापस आई। मतलब यहाँ से हमने बॉल फेंकी और यहीं पर जो बॉल है ये वापस आई है, इसी डायरेक्शन में वापस आई है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0,0। फिर जब बॉल ऊपर जाने लगी, इसको हम x मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। यहाँ पर इसके x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0 थे। फिर जब हमने बॉल को ऊपर फेंकी तो हमने देखा कि इसके जो y और z कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, ये अभी भी 0 है और z चेंज हो गया, z1 हो गया। फिर और ऊपर गई बॉल, हमने देखा कि इसके x और y कोऑर्डिनेट्स अभी भी 0 है, z की वैल्यू फिर बदल गई, 2 मीटर्स 3 मीटर्स बदलती गई, सिर्फ z की वैल्यू बदल रही है, इसीलिए इसको भी हमने क्या बोला, इसको भी हमने वन डायमेंशनल मोशन बोला। शर्त क्या थी, शर्त ये है कि जहाँ पर हमने बॉल फेंकी वहीं पर बॉल को वापस आना है, वहीं पर बॉल को वापस आना है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी हमें इस चैप्टर में काफ़ी अच्छे से करनी है। इसमें हम डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब पढ़ेंगे, जो कि हमारे 2 डायमेंशनल मोशन में भी काम आएगा। तो फर्स्ट जो चैप्टर है 1 डायमेंशनल मोशन थोड़ा सा लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि इस मोशन से फैमिलियर करवाने के लिए आपको बहुत सारी टर्म्स को अलग से सिखाना पड़ता है। 2 डायमेंशन मोशन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं क्योंकि इससे एसोसिएटेड जो टर्म्स हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वो जो टर्म्स मैं आपको पहले इस चैप्टर में सिखा दूंगा, तो 2 डायमेंशन मोशन जो है थोड़ा सा फास्ट हम कवर अप कर लेंगे, बट 1 डायमेंशन मोशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हर एक चीज़ आपको ज़ीरो से सिखानी पड़ेगी, हर एक चीज़ आपको ज़ीरो से सिखानी पड़ेगी। तो और 3 डायमेंशन मोशन जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है, 3 डायमेंशन मोशन हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसमें 11th क्लास में 1D और 2D मोशंस पढ़ेंगे। अभी 1D मोशन हमने पढ़ा है, 2D मोशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे, 3D मोशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे, बट 3D मोशन की डिटेल स्टडी हम 11th क्लास में नहीं करेंगे। 1D मोशन के बाद हम किसकी स्टडी करेंगे, हम 2D मोशन की स्टडी करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। बट उससे पहले ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसकी हम डीप में स्टडी करेंगे, हर एक चीज़ को इंडिविजुअली अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिजिक्स में जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है वो न्यूमेरिकल्स में आती है, तो न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करने हैं, क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, वो सब मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन।